हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे ब्लॉग पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ अध्ययन कराई जाएगी, मुख्य रूप से तो UPSC, BPSC, UPPCS, MPPCS, झारखंड PCS एंड अदर PCS एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही इसमें श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराई जाएगी, रामचरितमानस का अध्ययन कराई जाएगी, साथ में वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, चाइनीज थिंकर और अरबिक थिंकर के बारे में भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट जो सिविल सर्विस में तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उस सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। यदि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके बेहतरीन परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर कमज़ोर मानसिक वाले व्यक्ति को देखना अलाउ नहीं है, इसलिए यदि आप लोग मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इस वीडियो को या फिर हमारे प्लेटफार्म पे आने का कोशिश ना करें, क्योंकि यह मानसिक रूप से विकसित लोगों के लिए है और नहीं है तो उसको विकास करने वाले के लिए है। यदि आप मानसिक विकास नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से दूरी बना करके रखें। तो आज चलते हैं, हम लोग वेस्टर्न थिंकर को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा है कि बोल रहा है कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता, यानी कि यह कौन कह रहा है? तो अरस्तु के बारे में, यानी अरस्तु जो है वेस्टर्न थिंकर है जिन्होंने यह बातें कह रहा है। और इससे पहले भी अरस्तु के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और उसका यहाँ पर कुछ आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं पंक्ति को, इसमें समझने का कोशिश करेंगे कि अरस्तु ने राजनीतिक यानी कि राजतंत्र और लोकतंत्र के संबंध में क्या व्याख्या किया है। संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा है। यानी कि संविधानवाद का पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंग्लिश में यानी बोलने में थोड़ा क्या है कि हकलाहट कभी कभी आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ट्यूशनलिज्म। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसमें वैधानिक संप्रभुता के बीज निहित है। आगे चलकर ग्रोसियस, वेथम, हाउस, ऑस्टिन और लास्की ने अरस्तु की व्याख्या के आधार पर ही वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। संप्रभु सत्ता या संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीतिक बहुत कुछ सीमा तक अरस्तु का ऋणी है। अरस्तु का ऋणी है। सरकार के अंगों का निर्धारण अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों
नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का रूप निरूपण किया है। ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही है। अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में विस्तार से विचार किया है। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी। राजनीति पर भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों को बहुत महत्व दिया है। उसने इन मूलभूत तत्वों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। राज्य की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण अत्यधिक धनी एवं निर्धनों के बीच चलने वाला संघर्ष है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। राज्य की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य सागर तट के पास होना चाहिए ताकि विदेशों से व्यापारिक संबंध रखे जा सके। संक्षेप में अरस्तु पहला राजनीतिक विचारक है। उसने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान का सम्मान प्रदान किया। वह प्लेटो की भांति कल्पनावादी और आदर्शवादी नहीं था, वरन एक पूर्णतः व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दार्शनिक था, जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अरस्तु की मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। वह एक स्वाभाविक संस्था है। उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है। वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व शुद्ध जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अतः यदि समाज के आरंभिक रूप प्राकृतिक है तो राज्य की भी वही स्थिति है,
क्योंकि वह उसका या उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्रकृति उसका चरम लक्ष्य होती है। अरस्तु के शब्दों में इसलिए यह जाहिर है कि राज प्रकृति की रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है और जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से संबंध न हो वह या तो नराधम होगा या अति मानव। उसकी स्थिति तो उस समुदायहीन नियमहीन गृहहीन व्यक्ति जैसी होगी जिसकी होमर ने निंदा की है। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तु ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम वह मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृतिजन्य है क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृतिजन्य है। राज्य में भी वही गुण विद्वान है जो इसका विकास करने वाले पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई अरस्तु व्यक्ति को मानता है जो अकेले में अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्ति के कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं। जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक समुदाय नेचुरल एसोसिएशन है, उसी अर्थ में राज्य भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। इस समुदाय की उपस्थिति से ही व्यक्ति आत्मनिर्भरता एवं पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अरस्तु का मत है केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम रहता है। अरस्तु के विचार में राज्य इस कारण प्राकृतिक है कि यह वह उद्देश्य अथवा संपूर्णत्व है जिसकी ओर अन्य दूसरे समुदाय बढ़ते हैं। परिवार तथा ग्राम आदि व्यक्ति के जो अन्य प्राकृतिक समुदाय हैं वे अपनी पूर्ण प्रकृति का विकास तभी कर सकते हैं जबकि राज्य के रूप में वे अपनी प्रकृति की परिसंपत्ति को प्राप्त कर चुके हो। व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकसित स्वरूप राज्य है। यदि परिवार आत्मनिर्भरता संबंधी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते हैं तो ग्राम व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाते हैं और इसी प्रकार यदि परिवार एवं ग्राम ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान कर पाते तो राज्य उसके लिए महत्वहीन हो जाते। किंतु राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके। अतः राज्य व्यक्ति के
लिए एक प्राकृतिक एवं मूलभूत समुदाय है। दूसरा, राज्य को प्राकृतिक कहने का एक अन्य कारण भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। इसे व्यक्ति के जीवन का महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है। अतः सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण भी राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि यह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रावधान या प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार परिवार से, ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए हैं। अरस्तु के शब्दों में जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य कुलों, परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य के विकास का स्वरूप अरस्तु के अनुसार राज्य एक जीवधारी के समान है। अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अरस्तु के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता, तो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में कही गई है, वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, उसी प्रकार राज्य का भी हुआ है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग है व्यक्ति और उनकी संस्थाएं,
परिवार, ग्राम आदि। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक है। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी या जैविक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इनके विकास की अंतिम परिणति राज्य में होती है। राज्य के विकास के संबंध में अरस्तु के दृष्टिकोण को समझाते हुए बार्कर ने लिखा है, राजनीतिक विकास, जैविक विकास। राज्य तो मानव पहले से ही ग्राम, परिवार और व्यक्ति के रूप में भ्रूणावस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आभार या आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप इसको पूर्णता के अधिक से अधिक निकट ले जाता है। इस प्रकार अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। परिवार के विकास से व्यक्ति पूर्णत्व की दिशा में कुछ कदम बढ़ाता नजर आता है। कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती है और संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हुए मानव के चरण अपनी मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च एवं सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो जाती है। राज्य की विशेषताएं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु द्वारा राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में प्रकट किए गए विचारों से प्रकट होता है कि वह राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है। उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहद रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसा कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इस कथन की पुष्टि में अरस्तु का एक तर्क यह भी है कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक है, तो नीचे ही उन संस्थाओं का विकसित रूप भी स्वाभाविक होगा। अरस्तु का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। उसके शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा राज्य है। वह कहता है राज्य स्वाभाविक है और इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु का कहना है राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति केवल एक तत्व पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है।
अरस्तु के इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए फॉस्टर ने लिखा है, राज्य का स्थान प्रकृतिवश परिवार और व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्यता अवयव से पहले आता है। राज्य प्रकृति की रचना है और वह व्यक्ति से पहले आता है। इसका प्रमाण यह है कि जब व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर नहीं रह जाता, अतः उसकी स्थिति अवयवी की तुलना में अवयव जैसी होती है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में अरस्तु कहता है, प्रथम, राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती है। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती है। ये राज्य के अधीन होती है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। द्वितीय, राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती है। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताएं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करती है। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। तृतीय, राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थाओं का कोई न कोई लक्ष्य आवश्यक होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में ये सभी लक्ष्य निरंतर होते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है। वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में ही कर सकते हैं, समुदाय या संस्थाओं के सदस्यों के रूप में नहीं। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा आंगिक ऑर्गेनिक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण या फिर संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व एवं जीवन के हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व परिलक्षित होता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ में है। उसने यह भी कहा है कि जिस शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आतर्कित या किया या फिर बोला है कि यूनानी शब्द आतर्किया का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ण निर्भरता। अरस्तु के शब्दों में आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। वस्तुतः अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है। इससे उसका अभिप्राय यह है कि
राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, अपितु उसे अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने भी सहायक देता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अरस्तु के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बार्कर ने लिखा है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणा और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को संभव बनाइए। नगर राज्य सर्वाधिक राजनीतिक संगठन। अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संस्थान या संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्य का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। राज्य विविधता में एकता। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया है और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहता था, किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विविधता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है, और जिस प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। स्वयं अरस्तु ने कहा है, राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना होता है। राज्य एक क्रमिक विकास है। अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। उसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसमें या इसके विभिन्न अंग है। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। अंत में इनके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य के दर्शन होते हैं। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक मानवीय समुदाय है। अतः इसका उद्देश्य मानव में सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहता है, राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करता है। संविधान राज्य की पहचान है।
अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। राज्य और शासन में भेद। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है, शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। स्वमूल्यांकन करें। राज्य के उद्देश्य एवं कार्य। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। यदि इसका उद्देश्य मात्र जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वे राज्य नहीं बना सकते क्योंकि न तो जीव के आनंद में उसका कोई हिस्सा होता है, न वे अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए या अन्याय से सुरक्षा के लिए भी नहीं होता, न परस्पर संसर्ग तथा विनिमय के लिए ही होता है, क्योंकि तब तो टायरेनियम और कार्थेजिनियन तथा वे सब लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ वाणिज्य संधियां कर रखी है एक ही राज्य के नागरिक होते। अतः हमारा निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए है, मात्र साहचर्य के लिए नहीं। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक है। उसका यह दृष्टिकोण लॉक और स्पेंसर जैसे व्यक्तियों के नकारात्मक और विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से पूर्णतया भिन्न है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, अतः इसका कार्य केवल बुरे कर्मों या कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो। संक्षेप में अरस्तु राज्य को निम्न कार्य सौंपता है। अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। आत्मनिर्भरता का व्यापक अर्थ है व्यक्ति न केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से ही आत्मनिर्भर हो, अपितु नैतिक प्रोत्साहनों एवं प्रेरणाओं की दृष्टि से ही आत्मनिर्भर बने। इस विस्तृत अर्थ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का एकमात्र साधन राज्य है। उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए बार्कर ने लिखा है कि राज्य की यह एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से ओतप्रोत है। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही उत्तम जीवन के मुख्य तत्व है और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन अपरिहार्य हो जाते हैं। बाह्य साधनों में आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य माना गया है। अरस्तु आनंद को सत्य से पृथक नहीं करता। अरस्तु के शब्दों में हमें यह मानना होगा कि हर व्यक्ति में आनंद की मात्रा उसके द्वारा किए गए उत्तम और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों तथा उत्तमता और बुद्धिमत्ता के गुणों के अनुसार प्राप्त होती है। सार यह है कि मनुष्य का उद्देश्य एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए स्थित है और इस प्रकार स्वयं एक नैतिक संस्था है। एक नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। राज्य का एक प्रमुख कार्य अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना माना है। शिक्षा को कुछ अर्थों में अरस्तु ने प्लेटो से भी अधिक महत्व दिया है। फॉस्टर के शब्दों में
लोक व्यक्तिवादी के विचार में से शिक्षा राज्य कार्य का कार्य नहीं, अरस्तु के विचार से यह उसका प्रमुख कार्य है। इसकी संस्थाओं का उद्देश्य मनुष्यों को उत्कृष्ट बनाना है, न केवल बौद्धिक स्तर पर बल्कि नैतिक और भौतिक स्तर पर भी। न केवल बाल्यकाल बल्कि उनके संपूर्ण जीवन के दौरान राज नागरिक के लिए पाठशाला होना चाहिए। शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही अरस्तु ने राज्य का यह कार्य भी माना है कि वह नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करे। एक रोगर्स के अनुसार, चूँकि अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का निर्माण है और यह अवकाश से ही संभव है। संक्षेप में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचारों से स्पष्ट है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक था। जहां ग्रीन और लॉक जैसे अत्याधुनिक या आधुनिक विचारक राज्य के लिए सीमित कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं, वहां अरस्तु ने यह घोषणा की है कि राज्य अच्छे जीवन की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे। व्यक्तिवादियों के इस मत से अरस्तु बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता था कि राज्य का कार्य क्षेत्र अधिक से अधिक सीमित हो। साथ ही उसके विचार उन आदर्शवादियों से भी मेल नहीं खाते जो राज्य के नकारात्मक कार्य क्षेत्र को उचित ठहराते हैं। अरस्तु की स्पष्ट धारणा थी कि राज्य का कार्य क्षेत्र सकारात्मक होना चाहिए। राज्य को वे सब कार्य करने चाहिए जो अच्छे जीवन की स्थापना को संभव बनाए। राज्य का व्यापक कार्य क्षेत्र अरस्तु निसंकोच रूप से इसलिए निर्धारित कर पाया क्योंकि वह यूनानी दार्शनिक था। यूनानियों के लिए उस काल में राज्य अत्यंत व्यापक समुदाय था। यह उनका राजनीतिक संगठन ही नहीं था अपितु उनका समाज, उनका धार्मिक समुदाय एवं उनका आर्थिक संगठन भी था। सारांश, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के एस्टेजीरा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस के लगभग 200 मील दूर उत्तर में है। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह एमडस के मित्र और चिकित्सक थे। ऐसा लगता है कि स्वयं अरस्तु भी बाद में एस्किलपेड्स के प्रसिद्ध चिकित्सक समाज का सदस्य बन गया था। प्लेटो की देखरेख में उसने 8 या 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया और वास्तव में अरस्तु की विचारधाराओं में यहाँ तक कि अधिकांश प्लेटो विरोधी विचारधाराओं में भी प्लेटो के सिद्धांतों की व्यापकता यह बतलाती है कि विद्या अध्ययन की यह अवधि इससे अधिक ही होगी। कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि ये वर्ष कितने सुख के होंगे जबकि एक मेधावी छात्र अपने अद्वितीय गुरु के पथ प्रदर्शन में दर्शन शास्त्र की वाटिकाओं में ग्रीक प्रेमियों की भांति टहलता होगा। किंतु दोनों प्रतिभाशाली पुरुष थे और यह कहावत प्रसिद्ध है कि प्रतिभा संपन्न पुरुषों का आपस में वैसा ही मधुर मिलन होता है जैसा कि बारूद का आग के साथ। प्लेटो ने उसे एक बार अपने विद्या मंदिर का नौस या बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। अरस्तु ने पुस्तकों के संग्रह पर पानी की तरह पैसा बहाया था। यूरिपिड्स के बाद वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पुस्तकों का संग्रह कर पुस्तकालय बनाया था।
ज्ञान भंडार को उसकी अनेक देनों में पुस्तकालय विभाजन का सिद्धांत भी एक देन है। इसलिए प्लेटो ने अरस्तु के निवास स्थान को विद्यार्थी का घर कहा था और हृदय से उसकी प्रशंसा की थी, किंतु कतिपय प्राचीन कथाओं ने उक्त कथन का दूसरा ही अर्थ लगाया है और कहा है कि प्लेटो अरस्तु को किताबी समझते थे। फिलिप का दृढ़ निश्चय था कि उसके पुत्र को हर तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने उसके संबंध में अत्यंत योजनाएं बनाई थी। ईसा पूर्व 356 में उसकी थेंस पर विजय हो जाने से उसका वहाँ की सोने की खानों पर अधिकार हो गया था, जिससे उसकी आय लगभग 10 गुनी बढ़ गई थी। उसकी प्रजा में पश्चिमी किसान और योद्धा थे जो शहर के विलास में जीवन और दुर्गुणों से बहुत दूर थे। उसकी प्रजा उन तत्वों की सम्मिश्रण थी जिनकी सहायता से 100 छोटे छोटे नगर राज्यों को अधीन करना और यूनान का राजनीतिक एकीकरण करना बड़ा सरल था। फिलिप का कहना था कि यह किसी राष्ट्र का रूप नहीं है, बल्कि केवल ऐसे व्यक्तियों का जमघट है जिनमें बुद्धिमान और गुलाम सभी सम्मिलित है। वह ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिसमें यह विषम स्थिति समाप्त हो जाएगी और यूनान के सभी लोगों को एकताबद्ध कर यूनान इतना शक्तिशाली बना दिया जाएगा कि वह विश्व का राजनीतिक केंद्र और आधार बन सके। उसने अपनी युवावस्था में सामंत एपामिनान्स के अधीन थेब्स में सैनिक शिक्षा तथा प्रशासन कला सीखी थी और अब अपने अपार साहस और अपनी असीम महत्वाकांक्षा के कारण उसने इस ज्ञान में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। ईसा पूर्व 338 में उसने एथेंस वासियों को कोरोनिया के युद्ध में परास्त कर दिया और अंत में अपनी आंखों में एक संयुक्त यूनान देख ही लिया। यद्यपि वह गुलामी की जंजीरों में से एक किया गया था। जब अरस्तु शिक्षा देने आया था तब सिकंदर 13 वर्ष का उड़न युवक था जो बहुत ही क्रोधी, हठीला और मदमस्त भी था। उसे ऐसे घोड़े पालने का शौक था जिन्हें वश में करना मनुष्य के लिए कठिन हो। इस बाल ज्वालामुखी की लपटों को शीतल करने में इस दार्शनिक को विशेष सफलता नहीं मिली। प्लूटार्क का कहना है, सिकंदर का अरस्तु के प्रति उतना ही प्रेम और उतनी ही श्रद्धा थी जितनी कि अपने पिता के प्रति थी। उसका कहना था कि यदि उसने अपने पिता से जीवन पाया है तो गुरु ने उसे जीवन की कला दी है। पॉलिटिक्स के विषय में अनेक विरोधी भावनाएं और विचार विद्वान हैं। एक ओर जेलर और फॉस्टर जैसे विद्वान है तो दूसरी ओर विरोधी विचार प्रकट करने वाले टेलर तथा मैकइलवेन जैसे लेखक हैं। मैकइलवेन जैसे लेखक हैं। अरस्तु पर सर्वाधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो का दिखलाई देता है। यद्यपि वह अपने गुरु के प्रति अंधभक्त नहीं था, तथापि वह प्लेटो की महान दार्शनिक योग्यता के प्रभाव से ओतप्रोत आवश्यक था। अन्य दार्शनिकों की भांति अरस्तु भी अपने युग का शिशु था, अतः उसकी रचनाओं पर उसके युग का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव पड़ा है। अरस्तु के जीवन के 62 वर्ष 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और हलचल वाले वर्ष थे। यूनानी नगर राज्य के जीवन में वह हास का काल था। स्वतंत्रता के अवसान तथा पराधीनता की वेरियों में जकड़े जाने का काल था। यह वह काल था
जिसमें स्पार्टा का पतन हुआ तथा यूनानी नगर राज्यों को मैसेडोनिया का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। यह वह युग था जिसमें नगर राज्यों का पतन प्रारंभ हो चुका था। समूचे पश्चिमी राज दर्शन का आरंभ प्लेटो और अरस्तु के विचारों से होता है। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम का प्रत्येक विचारक या प्लेटो का अनुयायी होता है या अरस्तु का। अरस्तु की पॉलिटिक्स ने हमेशा ही उन दार्शनिकों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य किया है जो उसके बाद विचार जगत में आए। यह दुनिया के विभिन्न कोने के समस्त राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का उद्भूत स्रोत रही है। इसकी विषय वस्तु मात्र सैद्धांतिक नहीं है, अपितु यह व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगिता की कसौटी पर खरी उतरी है। अरस्तु की महानतम कृति पॉलिटिक्स राजनीति दर्शन पर चाहे क्रमबद्ध रचना न हो, किंतु शासन कला पर एक गंभीर प्रबंध है। इसमें अरस्तु ने यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त बुराइयों का विश्लेषण किया है, उनकी शासन प्रणालियों में विद्वान बुराइयों का पर्दाफाश किया है और उन बुराइयों को दूर करने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी रचना है। यह यूनानी राजनीतिक के सामूहिक अनुभव से तैयार किया गया ऐसा बौद्धिक ग्रंथ है जो समस्त राजनेताओं के लिए मार्ग निर्देशक पुस्तिका के समतुल्य है। जहाँ तक राजनीतिक चिंतन की विरासत पर अरस्तु के प्रभाव का सवाल है, यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि तत्कालीन यूनानी और परवर्ती रोमन विचारधारा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपने शिष्य सिकंदर को यह उपदेश दिया था कि वह यूनानियों पर नेता के रूप में तथा बर्बर जातियों पर स्वामी के रूप में शासन करे। वह नगर राज्य का भी प्रबल समर्थक था और जब वह अपनी अकादमी लिसियम में इसका प्रतिपादन कर रहा था तो सिकंदर विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना के प्रयास में जुटा हुआ था। विश्व नगरी का यह विचार अरस्तु के नगर राज्य को विलोम था। इसके अतिरिक्त अरस्तु के बाद स्टोइक दार्शनिक जीनो ने नगर राज्य के विरोध में विश्व नगरी के विचार का प्रबल समर्थन करते हुए विश्व नागरिकता के आधार पर विश्व राज्य के विचार का सूत्रपात किया। इन सब कारणों से लगभग 1800 वर्षों तक अरस्तु का दर्शन यूरोपीय दार्शनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। शब्दकोश कटुता, व्यवहार में करवाहट, शत्रुतापूर्ण व्यवहार, अनुपम, अद्वितीय, अनोखा। अभ्यास प्रश्न, रिव्यू क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पहले संदर्भ पुस्तकें देख लेंगे। राजनीतिक चिंतन के आचार्य, हिंदी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। पश्चात राजनीतिक चिंतन का इतिहास प्लेटो से मार्क्स, डॉक्टर VL फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा। राजनीतिक विचारों का इतिहास प्लेटो से वर्क, डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, दिल्ली। फिर हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे चौथा, अरस्तु का क्रांति संबंधी सिद्धांत के बारे में। ठीक है।